नमस्कार, सुस्वागतम। BA-BSc सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर SL हिंदी के अंतर्गत कल की तासिका में हमने शब्द अशुद्धि इस महत्वपूर्ण मुद्दे को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से विस्तार से पढ़ा है। आज हम वाक्य अशुद्धि की ओर बढ़ेंगे। वाक्य किसे कहा जाए या वाक्य से तात्पर्य क्या है, इन विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में वाक्य की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी जाती है कि पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्द समूह वाक्य कहलाते हैं। केवल शब्दों का समूह वाक्य नहीं है, बल्कि उस शब्द समूह के माध्यम से कोई विशेष अर्थ अभिव्यक्त हो, उस शब्द समूह को वाक्य कहा जाता है। इस प्रकार से पूर्ण अर्थ के द्योतक के लिए प्रत्येक भाषा के वाक्य संरचना के अपने अपने नियम होते हैं। भाषा चाहे कोई भी हो, उस भाषा में यदि वाक्य का निर्माण करना है तो प्रत्येक भाषा के अपने अपने व्याकरणिक नियम होते हैं, जिनका पालन करना वाक्य के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। उदाहरण के तौर पर हिंदी और अंग्रेजी भाषा की वाक्यगत संरचना को देखा जाए या इन दोनों भाषाओं में वाक्य निर्मिति के नियमों को देखा जाए तो दिखाई देगा कि हिंदी भाषा में वाक्य संरचना के नियम में पहले कर्ता के पश्चात कर्म तथा अंत में क्रिया का स्थान होता है, और इसी नियम को कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया को केंद्र में रखकर ही हिंदी में वाक्य बनाए जाते हैं। किंतु इसके बिल्कुल विपरीत यदि अंग्रेजी भाषा में वाक्य संरचना को देखा जाए तो दिखाई देगा कि अंग्रेजी में पहले कर्ता के पश्चात क्रिया और अंत में कर्म का स्थान होता है। इस प्रकार से प्रत्येक भाषा के वाक्य संरचना के अपने अपने नियम होते हैं। इन नियमों को केंद्र में रखते हुए विभिन्न वाक्यों का सृजन शुद्ध वाक्यों को जन्म देता है तथा इन नियमों की ओर अनदेखी वाक्यगत अशुद्धियों का कारण बनती है। अन्वय तथा पदक्रम के नियमों के प्रति सतर्कता वाक्य शुद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। अन्वय से तात्पर्य है जहाँ पर संज्ञा का क्रिया से या फिर कर्म का क्रिया से या फिर संज्ञा का सर्वनाम से मेल होता है और पदक्रम के नियमों के प्रति सतर्कता होती है, वहाँ वाक्यगत शुद्धता दिखाई देती है। जहाँ पर वाक्य संरचना के नियमों का ठीक तरह से पालन नहीं होता और प्रयोग से संबंधित मान्य धारणाओं का अतिक्रमण होता है, वहाँ पर भी वाक्यगत अशुद्धियाँ दिखाई देने लगती है। अन्वय पदक्रम वाक्य संयुक्त क्रिया पुनरुक्ति की दृष्टि से वाक्यगत अशुद्धियों के विभिन्न प्रकार माने गए हैं। इन विभिन्न प्रकारों में से पहला प्रकार है संज्ञा क्रिया की अन्विति से संबंधित अशुद्धियाँ। यहाँ पर अन्विति से तात्पर्य है परस्पर संबंधता, अर्थात परस्पर मेल या संगति। संज्ञा
तथा क्रिया के परस्पर मेल से संबंधित अशुद्धियाँ किस प्रकार से होती है, इसके कुछ उदाहरण भी हम यहाँ देखेंगे। इस परस्पर संबद्धता में लिंग, वचन तथा काल के अनुसार वाक्य के पदों का एक दूसरे से मेल अथवा संबंध दिखाया जाता है। यह संबंध कर्ता का क्रिया से, कर्म का क्रिया से या फिर संज्ञा का सर्वनाम से होता है। जहाँ पर इन परस्पर मेल के नियमों की अवहेलना होती है, वहाँ पर अशुद्धियाँ जन्म लेती है। उदाहरण के तौर पर वाक्य है, सरकार ने लगान वसूल कर ली, जो कि पूर्ण रूप से अशुद्ध है। इसका कारण क्या है? क्योंकि इस वाक्य में सरकार करता है तो वसूल कर ली क्रिया है। यहाँ पर संज्ञा का क्रिया से संबंध दर्शाया गया है और इस दृष्टि से सरकार ने लगान वसूल कर ली की अपेक्षा सरकार ने लगान वसूल कर लिया वाक्य शुद्ध है। ठीक इसी प्रकार से एक और वाक्य है कि शीला ने सब गहने उतार फेंका। वाक्य पूर्ण रूप से अशुद्ध है क्योंकि यहाँ पर शीला करता है तो उतार फेंका क्रिया है। इस वाक्य में कर्ता का क्रिया से परस्पर संबंध दर्शाया गया है। इस आधार पर शीला ने सब गहने उतार फेंका की अपेक्षा शीला ने सब गहने उतार फेंके वाक्य पूर्ण रूप से शुद्ध है। एक अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण है, आपको यह मिठाई कैसा लगा। यहाँ पर कर्म के विषय में पूछा जा रहा है। मिठाई कर्म है, इसीलिए वाक्य कुछ इस प्रकार से बनता है कि आपको यह मिठाई कैसी लगी। एक और उदाहरण है, कुत्ते के 4 पैर और 2 आँख थी। वाक्य अशुद्ध है क्योंकि यहाँ पर कर्ता के संबंध में बात की जा रही है। तो शुद्ध वाक्य कुछ इस प्रकार से होगा कि कुत्ते के 4 पैर और 2 आँखें थी। इस प्रकार से संज्ञा क्रिया की अन्विति की ओर अनदेखा किया जाए या अन्वय के नियमों की अवहेलना की जाए तो इस प्रकार की अशुद्धियाँ जन्म लेती है। वाक्यगत अशुद्धियों का दूसरा प्रकार है पदक्रम से संबंधित अशुद्धियाँ। पदक्रम से तात्पर्य या पदक्रम का अर्थ है वाक्य में पदों का उचित स्थान। पदक्रम में यदि थोड़ा भी परिवर्तन हो जाए तो अर्थ में अंतर हो जाता है। इसीलिए वाक्य रचना के समय कर्ता, कर्म, क्रिया, विशेषण आदि के क्रम का ध्यान रखना अति आवश्यक है। पदक्रम में हमेशा विशेषण के प्रयोग की अशुद्धियाँ अधिक मात्रा में देखी जाती है। उदाहरण के तौर पर वाक्य है, यह असली भैंस का दूध है, जो बिल्कुल अशुद्ध है। कारण क्या है कि इसमें पदों का उचित क्रम नहीं है। यह असली भैंस का दूध है की अपेक्षा यह भैंस का असली दूध है वाक्य अधिक शुद्ध है। ठीक इसी प्रकार से पास नदी के राम का बंगला है, वाक्य सही है किंतु
पदक्रम की दृष्टि से अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य कुछ इस प्रकार से होगा कि राम का बंगला नदी के पास है। अगला उदाहरण पदक्रम से संबंधित, उसकी कुछ समझ में न आया की अपेक्षा उसकी समझ में कुछ न आया। एक ऐसा ही महत्वपूर्ण उदाहरण है पदक्रम से संबंधित अशुद्धि का। राधा को एक मोतियों की माला खरीदनी है। वाक्य सही है किंतु पदक्रम की दृष्टि से अशुद्ध है। अर्थ की दृष्टि से इस बात का पता चलता है कि राधा को एक मोतियों की माला खरीदनी है। माला तो राधा को खरीदनी है और कौन सी? मोतियों की। किंतु इस वाक्य में पदक्रम का उचित ध्यान नहीं रखा गया है, इसीलिए वाक्य यह भी अशुद्ध है। राधा को एक मोतियों की माला खरीदनी है की अपेक्षा राधा को मोतियों की एक माला खरीदनी है अधिक शुद्ध है। इस प्रकार से पदक्रम की ओर भी अनदेखा करना वाक्यगत अशुद्धि को जन्म देता है। अगला महत्वपूर्ण प्रकार है वाच्य से संबंधित अशुद्धियाँ। वाच्य से तात्पर्य है क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा यह पता चले कि क्रिया कर्ता के अनुसार है या कर्म के या भाव के अनुसार है, उसे वाच्य कहा जाता है। वाच्य के 3 प्रकार हैं, कृतुवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। इस प्रकार से इन वाच्य संबंधित प्रकारों की सही जानकारी न होने से वाक्यगत अशुद्धि निर्माण होती है। उदाहरण है, ये पंक्तियाँ सुदामा चरित से लिया गया है। यहाँ कर्ता का संबंध क्रिया से है। पंक्तियाँ सुदामा चरित से लिया गया है। लेना क्रिया है, ये पंक्तियाँ कर्ता है, अर्थात यहाँ पर कर्ता का संबंध क्रिया से दर्शाना है, इसीलिए ये पंक्तियाँ सुदामा चरित से लिया गया है की अपेक्षा ये पंक्तियाँ सुदामा चरित से ली गई है, वाक्य शुद्ध है। ठीक इसी प्रकार से प्रस्तुत गद्यांश में कथाकार ने इस बात पर प्रकाश डाला हुआ है की अपेक्षा प्रस्तुत गद्यांश में कथाकार द्वारा इस बात पर प्रकाश डाला गया है। यहाँ पर भी कर्ता तथा कर्म का संबंध दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य उदाहरण है, यह पत्र आपसे ही तो भेजा गया था की अपेक्षा यह पत्र आपके द्वारा ही तो भेजा गया था, वाक्य अधिक शुद्ध है। इस प्रकार से आज हमने संज्ञा क्रिया की अन्विति से संबंधित अशुद्धियाँ, पदक्रम से संबंधित अशुद्धियाँ तथा वाच्य से संबंधित अशुद्धियों को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझने की कोशिश की है। कल की तासिका में हम संयुक्त क्रिया से संबंधित अशुद्धियाँ, अव्यय से संबंधित अशुद्धियाँ तथा पुनरुक्ति से संबंधित अशुद्धियों के आधार पर वाक्यगत अशुद्धियों को और भी अधिक विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।